अब हम बात करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। तो एंटीपार्टम हेमरेज मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी, उसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज कॉल्ड एज एंटीपार्टम हेमरेज। मतलब पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद जिस भी प्रकार की ब्लीडिंग आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज। और पीरियड ऑफ वायबिलिटी को इंडिया के अंदर क्या पकड़ा जाता है? 28 वीक्स। मतलब 28 वीक्स के बाद जो भी ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। लेमैन टर्म्स में जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज एंटीपार्टम हेमरेज। बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में एंटीपार्टम हेमरेज के लिए जो कट ऑफ लिया गया है वो मोर देन 20 वीक्स है। मतलब 20 हफ्तों के बाद जो भी ब्लीडिंग होगी उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त, अगर ब्लीडिंग 20 हफ्तों के बाद भी हो रही होंगी या फिर 28 हफ्तों के बाद भी हो रही होंगी तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज ही कंसिडर करेंगे। अब एंटीपार्टम हेमरेज के कौन कौन से अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं उसको हम समझते हैं। तो पहला जो डीडी होता है वो होता है अब्रप्शन। और अब्रप्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज भी होता है आपके एंटीपार्टम हेमरेज का। दूसरा होता है प्लेसेंटा प्रेविया, तीसरा होता है वेजा प्रेविया, चौथा होता है रप्चर्ड यूटेरस और पांचवा होता है लेबर। इसमें से अगर आप देखोगे तो अब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रेविया काफी कॉमन डीडीज है। तो वही वेजा प्रेविया, रप्चर्ड यूटेरस और लेबर ये रेयर डीडीज है आपके एंटीपार्टम हेमरेज के। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रेविया के बारे में। डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे दोनों को। अब्रप्शन जैसे मैंने बताया मोस्ट कॉमन कॉज है ये आपके एंटीपार्टम हेमरेज का। डेफिनेशन की बात करते हैं तो अब्रप्शन क्या होता है? इट इज प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा। जो नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा था उसका प्री मैच्योर सेपरेशन हो गया, उसको हम कहते हैं अब्रप्शन। अब ये प्री मैच्योर सेपरेशन कैसे होता है वो समझाते हैं। देखो, प्री मैच्योर सेपरेशन का मतलब क्या है कि नॉर्मली तो डिलीवरी पे सेपरेट करता है ना, तो अगर बिफोर डिलीवरी सेपरेट हो गया तो उसको हम बोलेंगे प्री मैच्योर। और सेपरेशन होता कहां से? अंडरलाइंग डेसिडुआ से सेपरेट होता है। तो ये होता है डेफिनेशन आपके अब्रप्शन का। फिर हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रेविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर कुछ नहीं होता। जो नॉर्मल लोकेशन होती है आपके प्लेसेंटा की वो फंडस होती है। प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो अबनॉर्मली लोकेटेड होता है। और ये अबनॉर्मल लोकेशन क्या होती है? ये अबनॉर्मल लोकेशन होती है इंटरनल ऑस। अगर इंटरनल ऑस को ओवरलाई करते हुए प्लेसेंटा प्रिंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, दोनों के पैथोजेनेसिस के बारे में अब डिटेल में समझते हैं। देखो, अब्रप्शन में क्या होता है ना, सबसे पहला ड्यू टू एनी एटियोलॉजी, ड्यू टू एनी कॉज रप्चर होता है मैटरनल ब्लड वेसल्स का। जो मैटरनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा और इस डेसिडुआ के इंटरफेस पे, प्लेसेंटा और डेसिडुआ के इंटरफेस पे जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होती है उनका रप्चर हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, जिसके कारण वहां का जो आपका प्लेसेंटा होता है ना वो डेसिडुआ से सेपरेट हो जाता है। ड्यू टू दिस रप्चर ऑफ द मैटरनल ब्लड वेसल्स वहां का जो प्लेसेंटा होता है वो आपके डेसिडुआ से सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये सेपरेशन बहुत छोटा होता है क्योंकि काफी कम जो ब्लड वेसल्स थी वो अभी रप्चर करी थी। लेकिन इस रप्चर के कारण होता क्या है ना, जो मैटरनल डेसिडुआ है वहां पर क्या बनेगा? क्लॉट बनेगा ना। अब ये मैटरनल डेसिडुआ क्या करेगा? मैटरनल डेसिडुआ बेसिकली टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। और ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन तीन काम करता है और ये तीनों के तीनों काम आपको पता होने चाहिए। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन तीन क्या काम करता है? पहला, ये इनिशिएट करता है डीआईसी। डीआईसी मतलब क्या? डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। पहला काम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का, ये इनिशिएट करता है डीआईसी। दूसरा, ये रिलीज करता है आपके मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को। ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज क्या करते हैं? टिश्यू नेक्रोसिस कॉज करते हैं आपके प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा का जब टिश्यू नेक्रोसिस होगा तो ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये एक साइकिल होती है। पहले क्या हुआ? पहला थोड़ा सा ब्लड वेसल्स आपके रप्चर हुए, उस थोड़े से ब्लड वेसल्स के कारण थोड़ा सा सेपरेशन हुआ जिसके कारण टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ और इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने आपका नेक्रोसिस कॉज किया, नेक्रोसिस से ज्यादा ब्लीडिंग हुई। फिर इस ज्यादा ब्लीडिंग से ज्यादा सेपरेशन कॉज होगा, ज्यादा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, फिर से ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो एक विशियस साइकिल होती है जिसमें छोटी सी ब्लीडिंग के कारण अब पूरा प्लेसेंटा जो है सेपरेट होने की कगार पर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं अब्रप्शन। और तीसरा जो काम होता है आपके टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का वो होता है कि ये इट इज अ पोटेंट यूटेरोटोनिक। यूटेरोटोनिक होने का मतलब क्या है? यूटेरोटोनिक होने का मतलब है कि ये आपके यूटेरस को हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखता है। देखो, आपके लेबर के अंदर भी यूटेरस जो है ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस अल्टरनेट होते हैं रिलैक्सेशन के साथ। यहां पर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण आपका यूटेरस हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ही रहेगा, जिसके कारण आपका यूटेरस टेंडर हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा और इसका कंटूर हम फील कर सकेंगे, वेल मेड आउट कंटूर रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी यूटेरस की आ जाएगी ड्यू टू टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एक पोटेंट यूटेरोटोनिक होता है। ये सारी चीजें बाद में लिखी हुई है इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता दिया था। ठीक है, तो ये होता है पैथोजेनेसिस आपके अब्रप्शन का।
अब एटियोलॉजी क्या होती है, ये मैंने बताया ना कि रप्चर होता है मैटरनल ब्लड वेसल्स का। तो ये सबसे पहले जो मैटरनल ब्लड वेसल्स ब्लीड करी थी वो क्यों होती है, वो आपको समझाते हैं। तो पहला तो हो सकता है ट्रॉमा। डायरेक्ट ट्रॉमा टू द यूटेरस कैन लीड टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द मैटरनल ब्लड वेसल्स एट द इंटरफेस ऑफ प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ। ओके, डायरेक्ट ट्रॉमा टू द यूटेरस, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा प्री इक्लेम्सिया। देखो आपको प्री इक्लेम्सिया में मैंने बताया था ना कि इसके अंदर जो आपका प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, अबनॉर्मल प्लेसेंटा होता है, इस्केमिक प्लेसेंटा होता है प्री इक्लेम्सिया के अंदर। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है किसके लिए, आपके अब्रप्शन के लिए। तीसरा पॉलीहाइड्रोएमनियोस। देखो पॉलीहाइड्रोएमनियोस कैसे लीड करता है टू अब्रप्शन वो समझाते हैं। पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर क्या होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है विच कैन लीड टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब इस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा ना, देयर विल बी सडन मूवमेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड आउट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के बाहर सडनली आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर जाएगा विच विल जनरेट अ नेगेटिव इंट्रायूटेराइन प्रेशर इनसाइड द यूटेरस। अब जब नेगेटिव इंट्रायूटेराइन प्रेशर इतना ज्यादा आपके यूटेरस के अंदर डेवलप होगा तो ये पुल करेगा आपके प्लेसेंटा को फ्रॉम दी अंडरलाइन डेसिडुआ, और जब आपका प्लेसेंटा टूटेगा अंडरलाइन डेसिडुआ से तो इट विल लीड टू ब्लीडिंग, इट विल लीड टू ब्लीडिंग। ठीक है, इसलिए पॉलीहाइड्रोमनियोस को लेकर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपकी लेडी, अगर आपकी प्रेग्नेंट फीमेल ये टर्म पे है ऑन शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रोमनियोस, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है बहुत ज्यादा है, तो फिर एमनियो रिडक्शन किया जाता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अब्रप्शन। अगर टर्म लेडी है, पॉलीहाइड्रोमनियोस है, तो अब एमनियो रिडक्शन करोगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अब्रप्शन। लेकिन सेम लेडी, अब उसका पॉलीहाइड्रोमनियोस डिटेक्ट हुआ है लेकिन लेबर के अंदर डिटेक्ट हुआ है, तो लेबर में जब पॉलीहाइड्रोमनियोस वाली फीमेल आएगी तो आप अब्रप्शन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एमनियो रिडक्शन नहीं करोगे। लेबर के अंदर आप क्या करोगे, आप करोगे कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करोगे। क्या करोगे, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें आप क्या करते हो, मल्टीपल स्मॉल होल्स बनाते हैं इन दिस मेम्ब्रेन विद स्टेराइल नीडल। स्टेराइल नीडल को लेते हैं और बहुत सारे छोटे 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 छेद कर देते हैं ताकि मेम्ब्रेन जो है उस ऐसे फव्वारे जैसे, शावर जैसा रप्चर करे। ओके, नॉर्मली जब आप मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियल रप्चर करते हो ना, तो वो करते हो आप एक तो फिंगर के थ्रू, या फिर एक कॉकर्स आपका कुछ तो भी होता है, कॉकर्स में नाम भूल गया क्या होता है वो, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉकर्स नाम से, या फिर फिंगर की मदद से। इससे आप जो है मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट क्रिएट करते हो और उससे रप्चर करते हो मेम्ब्रेन को। लेकिन इन दोनों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा डिफेक्ट कॉज करेंगे। जब बहुत बड़ा डिफेक्ट कॉज करेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स से आपका ब्लड बाहर जाएगा। जब बहुत ज्यादा फोर्स से आपका ब्लड बाहर जाएगा तो यूटेरस के अंदर नेगेटिव इंट्रायूटेराइन प्रेशर आ जाएगा विच विल अगेन लीड टू दी सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द अंडरलाइंग डेसिडुआ, जो आपको नहीं चाहिए। इसीलिए आपने क्या किया, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रप्चर किया मेम्ब्रेन का बाय गिविंग मल्टीपल स्मॉल होल्स विद स्टेराइल नीडल। तो ये होता है आपका पॉलीहाइड्रोमनस की ये दो चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, बाकी के रिस्क फैक्टर्स भी अभी हम कर लेते हैं। ट्रॉमा, प्री इक्लेम्सिया, पॉलीहाइड्रोमनस, इन तीन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट तीन रिस्क फैक्टर्स होते हैं अब्रप्शन के लिए। उसके अलावा अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो अब्रप्शन की तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। दूसरा मल्टीपैरिटी, स्मोकिंग एंड इंक्रीजिंग एज, मतलब इंक्रीजिंग पैरिटी, स्मोकिंग एंड इंक्रीजिंग एज। इसके बारे में आप यही याद रखें कि ये प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर भी सेम है। देखो प्लेसेंटा प्रीविया जब आप समझोगे ना तो इंक्रीजिंग एज, इंक्रीजिंग पैरिटी और स्मोकिंग ये तीनों सेम है रिस्क फैक्टर्स फॉर द अब्रप्शन आल्सो एंड प्लेसेंटा प्रीविया आल्सो। लास्ट में जो आपका अब्रप्शन का रिस्क फैक्टर दैट इज फाइब्रॉइड यूटेरस। देखो अगर फाइब्रॉइड यूटेरस प्रेजेंट है बिनीथ द प्लेसेंटा, ये आपका प्लेसेंटा है, और बिनीथ द प्लेसेंटा अगर फाइब्रॉइड यूटेरस प्रेजेंट है, द प्लेसेंटा आपका फाइब्रॉइड यूटेरस प्रेजेंट है, फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, तभी जाके वो रिस्क फैक्टर रहेगा। अगर कहीं और है आपका फाइब्रॉइड, प्लेसेंटा के आसपास नहीं है, तो वो रिस्क फैक्टर नहीं है। उसके नीचे है प्लेसेंटा के तो ही रिस्क फैक्टर है। ऐसा क्यों, समझाते हैं। जब आपका फाइब्रॉइड प्रेजेंट होता है ना तो ये वहां के मायोमेट्रियम को अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए मजबूर कर देता है। जब अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो ये प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होना शुरू कर देती है, और आपको पता है कि वो एक विशेष साइकिल है। जैसे थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, थोड़ा सा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, ज्यादा नेक्रोसिस होगा टिश्यू का, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ज्यादा सेपरेशन होगा। तो एक विशेष साइकिल चालू रहती है, जिसके कारण अगर आपका फाइब्रॉइड यूटेरस, अगर आपका फाइब्रॉइड ये बीनीथ द प्लेसेंटा प्रेजेंट है तो फिर वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर दी अब्रप्शन। ठीक है, मैंने बताया दोनों के अंदर स्मोकिंग, प्लेसेंटा प्रेविया हो चाहे आपका अब्रप्शन हो, दोनों के अंदर स्मोकिंग जो है ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन आपको बताया था स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्टिव फॉर प्रीक्लैम्सिया। ठीक है ना। अब अब्रप्शन की अगर पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो देखो अब्रप्शन का, सॉरी गलत बोल दिया, प्लेसेंटा प्रेविया का पैथोजेनेसिस को समझते हैं। अब्रप्शन का तो हमने समझ लिया। तो देखो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे जो लोअर पार्ट होता है आपके यूटेरस का ये स्ट्रेच होता है टू फॉर्म दी लोअर सेगमेंट ऑफ द यूटेरस। आपको पता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी लोअर सेगमेंट यूटेरस का बनना है, और उस लोअर सेगमेंट के बनने के लिए आपका जो लोअर पार्ट होता है यूटेरस का वो स्ट्रेच होता है विच लीड्स टू द सर्वाइकल चेंजेस।
और जब ये स्लोअर पार्ट आपका स्ट्रेच होगा ना, मतलब इतना सा पोर्शन इतना बड़ा हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा ना, लोकल शियरिंग फोर्सेस आपके प्लेसेंटा के ऊपर भी एक्ट करेगी। आपका जो प्लेसेंटा है ये भी स्ट्रेच होगा, जिसके कारण मैटरनल ब्लीडिंग होती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया ये ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, वो होता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली अगर मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर में जो आपका प्लेसेंटा है वो ओवरलाइंग है इंटरनल ऑस के। किसी फीमेल के अर्ली प्रेगनेंसी मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में जो आपका प्लेसेंटा है वो इंटरनल ऑस के ऊपर प्रेजेंट है। तो नॉर्मली वो फीमेल की बॉडी कैसे कोप अप करती है इस कंडीशन से वो आपको समझाते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होता है। जब लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होता है तो तीसरे ट्राइमेस्टर के अराउंड अराउंड क्या होता है ना, लोअर सेगमेंट के स्ट्रेच होने के कारण यहाँ पर जो आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट था वो एक तो यहाँ पर चला जाता है या फिर यहाँ पर चला जाता है। तो जब आप रिपीट करते हो यूएसजी को थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर स्टार्टिंग में या फिर लेट, तो फिर प्लेसेंटल माइग्रेशन दिखता है। क्योंकि फीमेल की बॉडी नहीं चाहती कि इंटरनल लॉस के ऊपर प्लेसेंटा प्रेजेंट हो, तो वो खुद क्या करती है, प्लेसेंटल माइग्रेशन कर देती है। जब आपका लोअर सेगमेंट जो होता है वो स्ट्रेच हो रहा होता है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस स्ट्रेच हो रहा होता है, तब प्लेसेंटल माइग्रेशन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब आपकी सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो एक बार, जब आपका एक बार सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो, तो यूटेरस में ऑलरेडी क्या होता है, स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आपके यूटेरस के अंदर। और यही स्कार टिश्यू और फाइब्रोसिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है इस प्लेसेंटल माइग्रेशन को, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड हाइयर रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है। दूसरा आपका रिस्क फैक्टर होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। देखो डायलिटेशन और क्यूरेटाज में भी इंजुरी हो सकती है आपकी यूटेरस को, और उस इंजुरी का हीलिंग किससे होगा, फाइब्रोसिस से होगा। और वो फाइब्रोसिस से जो हीलिंग होता है डायलिटेशन और क्यूरेटाज के अंदर, अगेन वो आपके प्लेसेंटल माइग्रेशन को प्रिवेंट कर देता है, जिसके कारण अगेन आपका जो पेशेंट होता है वो हाई रिस्क हो जाता है प्लेसेंटा प्रेविया के लिए। तीसरा मल्टीफिटल प्रेगनेंसी। मल्टीफिटल प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, आपका प्लेसेंटल टिश्यू बहुत बड़ा होता है। जब प्लेसेंटल टिश्यू बहुत बड़ा रहेगा तो उसको माइग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए मल्टीफिटल प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर बन जाता है प्लेसेंटा प्रेविया के लिए। बाकी ये तीनों तो मैंने आपको बताया था कि सेम है दोनों के अंदर, इंक्रीजिंग एज, इंक्रीजिंग पैरिटी, स्मोकिंग। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके मलेरियन एनोमलीज के बारे में। देखो मलेरियन एनोमलीज ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है प्लेसेंटा प्रेविया के रिस्पॉन्स के लिए। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि मलेरियन एनोमलीज के लिए जो आपका अबनॉर्मल कैविटी होती है यूटेरस के अंदर, क्या होती है, अबनॉर्मल कैविटी होती है यूटेरस के अंदर, रिजल्टिंग इनटू अबनॉर्मल माइग्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा। और ये अबनॉर्मल माइग्रेशन आपके प्लेसेंटा का इंटरनल ऑस के ऊपर भी हो सकता है, जिसके कारण आपका मलेरियन एनोमलीज जो होती है ये भी रिस्क फैक्टर हो जाती है प्लेसेंटा प्रेविया के लिए। ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। देखो प्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे तो अब्रप्शन हो चाहे प्लेसेंटा प्रेविया हो, दोनों प्रेजेंट करते हैं एज ब्लीडिंग, दोनों प्रेजेंट करते हैं एज ब्लीडिंग इन थर्ड ट्राइमेस्टर। टाइम भी दोनों का सेम है, दोनों थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल्स आएगी ब्लीडिंग की कंप्लेंट के साथ आएगी, लेकिन दोनों के अंदर ब्लीडिंग अलग अलग होगी। ब्लीडिंग अलग कैसे होगी, जो ब्लीडिंग होगी अब्रप्शन के अंदर, वो जो ब्लड होगा वो अल्टर्ड होगा, डार्क होगा कलर, जो ब्लड होगा वो अल्टर्ड होगा कलर के अंदर, मतलब डार्क होगा, काफी डार्क होगा कलर के अंदर। साथ में ये जो ब्लीडिंग होगी ना, इट विल बी प्रिसीडेड बाय अ प्रिसीडिंग इवेंट, कोई एक प्रिसीडिंग इवेंट होगा उसके बाद ब्लीडिंग होगी, जैसे कि ट्रॉमा, या फिर उस फीमेल को ऑलरेडी प्री क्लैम्सिया डायग्नोज होगा। और ये जो पेन, ये जो ब्लीडिंग रहेगा, इट विल बी एसोसिएटेड विद द ब्लीडिंग, इट विल बी एसोसिएटेड विद द पेन। ओके, पेन भी प्रेजेंट रहेगा ब्लीडिंग के साथ। पेन की होता है ड्यू टू टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक। अब यही सारी चीजें नहीं प्रेजेंट रहेगी प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। पहली बात तो यहाँ पे अल्टर्ड कलर था, यहाँ पर फ्रेश और ब्राइट रेड ब्लड रहेगा प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। यहाँ पर एक प्रेजेंटिंग इवेंट था, ये यूजुअली कॉजलेस होता है। यहाँ पर पेन होता है ब्लीडिंग के साथ, यहाँ पर पेन नहीं होता। और यहाँ पर वार्निंग हेमरेजेस होते हैं, यहाँ पर कोई वार्निंग हेमरेजेस नहीं होती। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर वार्निंग हेमरेजेस की हिस्ट्री होती है, मतलब फीमेल कहती है कि ऐसे अभी एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है ना, लेकिन इससे पहले भी एक दो बार थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो चुकी है अचानक से, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज। तो हिस्ट्री ऑफ वार्निंग हेमरेजेस इज प्रेजेंट इन प्लेसेंटा प्रीविया बट नॉट इन अब्रप्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीपी कि दोनों का बीपी का प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि प्री क्लैम्सिया कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर अब्रप्शन, तो इसीलिए जो बीपी होता है ये यूजुअली हाइयर साइड पे होता है इन केसेस ऑफ अब्रप्शन। लेकिन यूजुअली आपकी प्लेसेंटा प्रीविया में जो बीपी होता है वो नॉर्मल साइड पे होता है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में अगर एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो जाए, अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट करे, जब तक एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो चुकी है, तो फिर आपका लो बीपी प्रेजेंट, दोनों का प्रेजेंटेशन लो बीपी के साथ हो सकता है। एसबीपी लेस देन 90, वाइटल्स अनस्टेबल है, आपको इमीडिएटली मैनेज करना पड़ेगा इस पेशेंट को। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि दोनों का पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन
पर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी। देखो पहले बात करते हैं अब्रप्शन के बारे में। तो अब्रप्शन में आप जब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फंडल हाइट जो है यूजुअली आपको पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज्यादा मिलेगी। फंडल हाइट विल बी यूजुअली मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। रीजन क्या है? ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स। पूरे यूटेरस में इतने सारे ब्लड क्लॉट्स है जिसके कारण फंडल हाइट बढ़ चुका है। अब जब आप पर एब्डोमिनल यूटेरस को फील करोगे तो यूटेरस आपको हार्ड फील होगा, उसका टोन बड़ा हुआ रहेगा, उसका वेल मेड आउट कंटूर रहेगा और वो टेंडर रहेगा। ये सारी चीजें क्यों है? ड्यू टू टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक। मैंने आपको बताया था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिक एक पोटेंट यूटेरोटोनिक है जो हमेशा आपके यूटेरस को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखेगा। कोई अल्टरनेट रिलैक्सेशन नहीं होंगे जैसे कि लेबर के अंदर होते हैं, इसीलिए यूटेरस हार्ड फील होगा, इंक्रीज्ड टोन रहेगा, उसका वेल मेड आउट कंटूर रहेगा और वो टेंडर रहेगा। लेबर के अंदर क्या होता है ना, यूटेरस लेबर के अंदर भी हार्ड फील होता है, लेकिन लेबर के अंदर इंटरमिटेंट रिलैक्सेशन भी प्रेजेंट होता है जो कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साथ में आपके जो फीटल पार्ट्स होंगे ड्यू टू हार्ड यूटेरस, ड्यू टू टेंडर यूटेरस, ड्यू टू इंक्रीज टोन ऑफ द यूटेरस, दे विल बी डिफिकल्ट टू फील। फीटल पार्ट्स विल बी डिफिकल्ट टू फील। साथ में आपका जो फीटल हार्ट रेट होगा वो डिक्रीज रहेगा। और फीटल हार्ट रेट डिक्रीज क्यों होता है? रीजन बड़ा सिंपल है। प्लेसेंटा जो है अब्रप्शन के अंदर सेपरेट हो चुका है अंडरलाइंग डिसऑर्डर से, तो अब वो एक्सचेंज के अंदर पार्ट नहीं ले रहा, इसीलिए फीटल हार्ट रेट जो होता है वो कम होता है, विच विल रिजल्ट इनटू फीटल डिस्ट्रेस। नॉर्मली फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 110 से 160 बीपीएम होता है। अब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको अब प्लेसेंटा प्रेविया का क्या रहेगा? इसमें फंडल हाइट मोर देन पीओजी थी, इसमें इक्वल टू पीओजी रहेगी, मतलब दोनों सेम रहेंगे एक तो। या फिर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि फंडल हाइट इज लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। रीजन क्या है इसका? कि प्लेसेंटा प्रीविया ये खुद एक रिस्क फैक्टर है ट्रांसवर्स लाई के लिए। ट्रांसवर्स लाई नामक माल प्रेजेंटेशन के लिए प्लेसेंटा प्रीविया खुद एक क्या है? रिस्क फैक्टर है। अगर ट्रांसवर्स लाई होता है तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑब्वियसली क्या रहेगा? बड़ा रहेगा आपके फंडल हाइट से। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं हो रहा तो यूटेरस अपना नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में है, नॉन टेंस है, नॉन टेंडर है, सॉफ्ट है। ठीक है, इसलिए आपके फीटल पार्ट्स अगर यूटेरस नॉर्मल है तो वो भी नॉर्मली फेल्ट होंगे आपके फीटल पार्ट्स। और जो आपका फीटल हार्ट रेट है ये भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि प्लेसेंटा क्योंकि ब्लीडिंग तो हो रही है मान लीजिए प्लेसेंटा से, लेकिन जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लीडिंग आपके प्लेसेंटा के थ्रू वो भी प्रॉपरली हो रहा है ना, प्लेसेंटा सेपरेट थोड़ी ना हुआ है, तो इसलिए आपका फीटल हार्ट रेट भी नॉर्मल रहेगा। डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, लेकिन यूजुअली आपका जो फीटल हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल होता है। तो जब भी आपकी फीमेल ब्लीडिंग विथ मोर देन 20 वीक्स आ जाए, ओके, जब भी फीमेल का प्रेजेंटेशन हो ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स, तो कभी भी पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते जब तक हम प्लेसेंटा प्रीविया को रूल आउट नहीं करते। जब तक हम प्लेसेंटा प्रीविया को रूल आउट ना कर दे तब तक हम प्लेसेंटा पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन और पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे इन अ फीमेल जो कि प्रेजेंट करे विद ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स। तो अब कैसे अप्रोच करते हैं इस फीमेल को, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।